स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स कारगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। वहाँ पे जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट कराए गए थे, इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कारगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में तो इसका जो क्रिएशन है 1995 के समय इसको क्रिएट किया गया ऑन द सिमिलर लाइन ऑफ, जैसे कि दार्जिलिंग का जो एरिया है उसके अंदर में जो बेसिकली ऑटोनोमस काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया है उसी के बेसिस पे इसको क्रिएट किया गया था 1995 के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें दार्जिलिंग के बारे में तो कहाँ पे ये सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएटेड है। वेस्ट बंगाल का बेसिकली जो नॉर्दर्न पार्ट काफ़ी एक्सटेंडेड एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा, उसी एरिया के अंदर ये सिचुएटेड है दार्जिलिंग। और आपका अपना जो टी का कल्टीवेशन है उसके लिए काफ़ी फेमस है दार्जिलिंग। तो उसी की सिमिलर लाइन के ऊपर में कारगिल का जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसको क्रिएट किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी होती हैं, 30 नंबर ऑफ सीट होती हैं, जिसमें 26% है जो इलेक्ट होते हैं, 26% है जो इलेक्ट होते हैं और 4 मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है आपको 6 शेड्यूल के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारे 6 शेड्यूल के जो स्टेट्स हैं उसके अंदर इसको क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर बेसिकली आपको आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये हमारे 4 स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो प्रेजेंट समय में 6 शेड्यूल के अंदर में हैं। लद्दाख का भी डिमांड है कि हमको भी जो 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाए, लद्दाख का भी डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा कि 6 शेड्यूल के अंदर हमको ऐड करना है। लद्दाख के अंदर बेसिकली आपको ऑटोनोमस काउंसिल है वो देखने के लिए मिलेंगी। एक तो ये यहाँ पे जो कारगिल का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट जो लेह का जो काउंसिल है तो इस तरीके से 2 काउंसिल है वो सिचुएटेड हैं लद्दाख के अंदर में। तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में था जो 6 शेड्यूल के अंडर में है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम 4 ऐसे स्टेट हैं जो प्रेजेंट समय में 6 शेड्यूल के अंदर में हैं। स्टूडेंट्स 5th शेड्यूल के अंदर में टोटल नंबर ऑफ स्टेट तो आपको पता होंगे 10 है, हमने कुछ दिन पहले भी इसको डिस्कस किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि 5th शेड्यूल के अंदर जो एरिया क्रिएट किया जाता है उस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, क्या वो शेड्यूल एरिया है, क्या वो ट्राइबल एरिया है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि जो 5th शेड्यूल के अंदर में जो 10 स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो एरिया क्रिएट किया जाता है उस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, ट्राइबल एरिया या शेड्यूल एरिया के नाम से। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल के बारे में है। इजराइल के ऊपर जो गाजा के थ्रू अटैक किया गया, हमास जो एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिसके द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे आज के ही डिस्कशन के अंदर में। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया है। 1973 के समय एक वॉर का सिचुएशन वहाँ पे लास्ट टाइम क्रिएट हुआ था, उसके जो 50 ईयर्स है वो कंप्लीट होने वाले हैं स्टूडेंट्स। और उसके 50 ईयर्स के ही बाद में देखिए कि कैसे हमास के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया है। जो यहाँ साउथ वेस्ट का जो पार्ट है इजराइल का वहाँ पे अटैक किया गया, किसके द्वारा, हमास के द्वारा। हमास को बैक किसके द्वारा किया जाता है, हमास को जो बैक किया जाता है वो ईरान के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको जो इजराइल के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, इजराइल के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपको यहाँ पे इजिप्ट लोकेटेड है, जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है। तो इन सब का जो लोकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके सराउंडिंग कंट्रीज हैं। और जो वेस्टर्न पार्ट है इजराइल का यहाँ पे कौन सा सी है, मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि विंटर के समय यहाँ पे रेनफॉल होती है, विंटर के समय आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलती है। और हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है उसके अंदर जो विंटर के समय जो बारिश होती है उस बारिश को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप से हम जानते हैं वो भी अपना मॉइस्चर है इसी मेडिटेरियन सी से गेन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं उनके बारे में ज़रूर से आप मैप के अंदर प्रैक्टिस करना। जैसे कि ये जेरूसलेम का एरिया है, ये जो 3 रिलीजन्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस्लाम के पर्सपेक्टिव से भी, जो ज्यूस हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी, और जो क्रिश्चियनिटी के जो पर्सनस हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। का होली सिटी के रूप से इसको हम जानते हैं, यूनेस्को के द्वारा भी इसको होली सिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। कुछ दिन पहले इजराइल के अंदर इस तरीके का जो डिमांड था कि यहाँ पे जो जेरूसलेम है उसको अपना जो कैपिटल है वो बनाया जाए। उसके बाद में आप देखें कि यूनेस्को का जो बेसिकली ग्रुप है उस यूनेस्को की ग्रुप से
जो यूएस है वो अपने आप को विड्रॉ किया कि यूनेस्को के द्वारा इसको नहीं माना गया था कि इसको जो सिटी है वो क्रिएट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जब 1973 के समय जब यहाँ पे लड़ाई हुई थी, 1973 के समय तो योंगपुर का जो वॉर हुआ था वहाँ पे, उसके जस्ट आफ्टर द डेविड कैंप आपको देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर नेगोशिएशंस किए गए थे। नेगोशिएशंस के अंदर में जो इजिप्ट का जो सनाई पेनिनसुला है, ये सनाई पेनिनसुला का जो एरिया है इजिप्ट का, उसको इजराइल के द्वारा रिटर्न कर दिया गया था। और यहाँ पे एक आपको सीरिया का एक काफ़ी फर्टाइल हाईलैंड देखने के लिए मिलता है जिनको हम किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स का जो एरिया है उसको इजराइल के द्वारा नहीं रिटर्न किया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, इजराइल का जो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1973 के वॉर के समय सनाइल पेनिनसुला को रिटर्न कर दिया गया था, गोलन हाइट्स को नहीं किया गया। यहाँ पे जो कैपिटल ऑफ हेप्पा है जिसको इंडियंस के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, इंडियंस के क्लोज रिलेशंस हैं। जब ज्यूस को प्रोसिक्यूट किया गया था उस समय भी इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ज्यूस हैं जो माइग्रेट करके आए थे, और इंडिया ने उन समय भी वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू उनको शरण है वो दी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो डेब्रीज है उसके बारे में है। तो दिल्ली के अंदर एक रिसाइकलिंग प्लांट है वो लगाया गया है, कंस्ट्रक्शन का जो डेब्रीज है उनको रिसाइकिल करते हुए इस तरीके का जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ बनाया जाए जिससे कि उसका यूज़ किया जा सके और कहीं पे। तो ये दिल्ली के अंदर है स्टूडेंट्स। आपको कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो पॉलिसी है उसके बारे में पता होना चाहिए। 2018 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पास किया गया था। जजमेंट के अंदर कहा गया था कि जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो डेब्रीज है उनको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ कीजिए जिससे कि इस यहाँ से जो डस्ट का जो पोल्यूशन क्रिएट होता है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रीज की वजह से, उसको हम यहाँ पे टैकल कर सके, उनको रिसाइकिल यहाँ पे करने की ज़रूरत है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का डेब्रीज है। इसको आप बेसिकली एक एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के अंदर कहीं पे भी, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन अर्बन एरिया से रिलेटेड कहीं देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट सीबीआई के बारे में है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन कौन इसके डायरेक्टर को जो अपॉइंट करने वाली जो सर्च कमेटी है उसके कौन मेंबर होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट केसेज इसके रिगार्डिंग में जैसे कि विनीत नारायण का एक केस है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूज़ के बारे में तो सीबीआई के द्वारा वेस्ट बंगाल के जो एक मिनिस्टर हैं उनके घर पे रेड की गई है, बेसिकली एक रिक्रूटमेंट स्कैम केस के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट, क्या सीबीआई के द्वारा किसी भी स्टेट के अंदर जो रेड है वो कंडक्ट की जा सकती है क्या? तो सबसे पहले हम इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स 1946 के समय वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय काफ़ी सारा जो यहाँ पे करप्शन के जो केसेज हैं वो सामने आए थे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय जो करप्शन है वो किया गया। तो उस समय एक एक्ट है वो पास किया गया कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के इस एक्ट के थ्रू एक बॉडी है उसको क्रिएट किया गया। बाद में आप देखें कि इंडिपेंडेंस के बाद में 1962 एंड 64 के समय जो संतानम कमेटी है वो क्रिएट होती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के रिगार्डिंग में। कमेटी का नाम आपको पता होना चाहिए, संथानम है, संथानम कमेटी है वो क्रिएट हुई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के रिगार्डिंग में। उसी के थ्रू जो सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे क्रिएट किया गया। मेन काम क्या था? करप्शन को रोकना है, कोई भी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसको रोकने का मेन काम जो सीबीआई को दिया गया है। स्टूडेंट, सीबीआई को जब भी स्टेट्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो स्टेट्स के द्वारा जिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 क्या बोलता है कि यहाँ पे जो जनरल कंसेंट है, जो जनरल कंसेंट है वो बेसिकली होनी चाहिए स्टेट्स का। स्टेट्स के द्वारा जनरल कंसेंट है वो सीबीआई को दिया जाता है 6 मंथ के बेसिस पे, और हर 6 मंथ पे इसको रिन्यू करना होता है। बट आप देखिए पिछले कुछ समय से जो अपोजिशन पार्टी है, प्रेजेंट समय में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अपोजिशन में जो पार्टीज हैं, उनके जो स्टेट्स में जहाँ पे पावर है उसको जनरल कंसेंट है वो अलाउ नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये है, क्या सीबीआई के द्वारा फिर से इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट किया जा सकता है क्या वहाँ पे जब जनरल कंसेंट है वो नहीं दी गई है? क्योंकि आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी का गवर्नमेंट है, तो क्या जनरल कंसेंट वहाँ पे नहीं दिया गया है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर अलाउ करते हैं किसी भी केस के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अगर अलाउ करते हैं तो वहाँ पे जो सीबीआई है उसके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट किया जा सकता है विदाउट द नीड ऑफ द जनरल कंसेंट, जो कि सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन किया गया है, जो स्टेट्स के द्वारा दिया जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, केरला गवर्नमेंट यहाँ पे एक स्पेशल लीव पेटिशन है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करेंगे कि गवर्नर के पास 8 यहाँ पे जो बिल्स हैं वो पेंडिंग है, वो उनके द्वारा साइन किए जा सकें। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए स्पेशल लीव पेटिशन के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 136 के अंदर डिफाइन किया गया है स्पेशल लीव पेटिशन के अंदर, जिसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर अप्रोच कर सकते हो किसी भी केस के रिगार्डिंग में जो आपको नेसेसरी है, जो इंपॉर्टेंट केस है उसके रिगार्डिंग में, कोई ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है। जैसे कि आप देखिए कि वोटर के रिगार्डिंग में वोटर के जो ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, जैसे कावेरी का जो ट्राइब्यूनल है वो बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ट्राइब्यूनल्स का जो जजमेंट है उसको यहाँ पे बाइंडिंग माना जाता है, सबसे लास्ट जजमेंट माना जाता है। उसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करते हैं जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा, वो बेसिकली इसी प्रोविजन के थ्रू अप्रोच करेंगे स्पेशल लीव पेटिशन के थ्रू, जिसके थ्रू यहाँ पे कोई भी केस है उसको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के अंदर जुडिशरी के अंदर में फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गवर्नर का जो असेंट है उसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 200 बेसिकली क्या बोलता है कि गवर्नर को जो कंसेंट है वो देना होगा। गवर्नर को क्या तो कंसेंट है वो देना होगा, क्या कंसेंट अगर नहीं देना है, कंसेंट अगर नहीं देना है और इसको जो रिटर्न करते हैं, रिटर्न किसको करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको। लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अगर इसको फिर से यहाँ पे पास करके भेज दिया गया वापस से विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, तो यहाँ पे गवर्नर को जो असेंट है वो देना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स गवर्नर को एक पावर और है आर्टिकल 201 के थ्रू। यहाँ पे 201 के थ्रू क्या पावर है कि बेसिकली जो असेंट दिया गया है, जो बिल भेजा गया है गवर्नर के पास में, उस बिल को यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया जाए कि प्रेसिडेंट को सेंड कर दिया जाए। तो आर्टिकल 200 के बारे में आपको पता होना चाहिए। 201 जो पावर है किसको, गवर्नर को, कि प्रेसिडेंट को जो बिल है वो यहाँ पे सेंड किया जा सकता है उनकी रिकमेंडेशन के लिए में। दिस इज ऑल अबाउट द केरल के रिगार्डिंग में है कि वहाँ पे जो गवर्नर है, गवर्नर का इश्यू आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा हर एक स्टेट के अंदर में जहाँ पे अपोजिशन का जो गवर्नमेंट है वो पावर के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सिक्किम के अंदर जो फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके बिहाइंड में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि क्या ऐसे मेन रीजन थे जिसके वजह से वहाँ पे जो सिक्किम है उसके अंदर में फ्लड है जो क्रिएट हुआ। तो स्टूडेंट्स ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड के बारे में हमने रीड किया है ऑलरेडी 2-3 टाइम्स कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का सिचुएशन क्या है कि ये बड़ा सा ग्लेशियर है, ग्लेशियर के पास ये एरिया है जहाँ पे लेक है वो क्रिएट होती है और कंटिन्यूस जो वाटर है वो रिसीव करेगा कहाँ से, यहाँ पे ग्लेशियर के थ्रू में, ग्लेशियर से जो पानी है वो रिसीव करेगी लेक। बट आप देखें कि एक बार जो आउट ऑफ कैपेसिटी जो वाटर यहाँ पे रिसीव होगा तो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का जो फ्लड है वो क्रिएट होता है और इस फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो डिजास्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स आपको हिली एरिया के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ग्लेशियर्स कहाँ पे सिचुएटेड हैं, हिली एरिया के अंदर में। तो यहाँ का जो टेरेन देखिएगा, अगर यहाँ से पानी अगर रिलीज होता है तो पानी का जो डिस्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा क्रिएट कर सकता है अगर प्लेन्स के एरिया के कंपैरिजन में अगर हम बात करें। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड होने की वजह से वहाँ पे एक डैम था, डैम बेसिकली वहाँ का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग में उस डैम को बनाया गया और उस डैम का जो डिस्ट्रैक्शन है 10 मिनट का जो समय है उसके अंदर उसका डिस्ट्रैक्शन हुआ जब यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। कहाँ, कौन सी लेक है जिसके अंदर में आउटब्रस्ट का सिचुएशन क्रिएट हुआ, लेक का नाम है स्टूडेंट जो साउथ लहोनक लेक है, साउथ लहोनक लेक है जिसका नाम है, जहाँ पे ये ग्लेशियर लेक के अंदर में आउटब्रस्ट का सिचुएशन क्रिएट हुआ। यहाँ पे बेसिकली वो डैम है, यहाँ पे आपको गंगटोक देखने के लिए मिलेगा, तीस्ता ये रिवर है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट। बट ये सिचुएशन क्रिएट क्यों हुआ, क्या टू मच पानी रिसीव होने की वजह से, या अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ स्पेकुलेशंस, यहाँ पे कुछ थ्योरीज आपको देखने के लिए मिलेंगी जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो वहाँ पे जियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा बनाई गई हैं कि एक तो यहाँ पे नेपाल के अंदर लास्ट वीक के अंदर काफ़ी 2-3 टाइम्स जो अर्थक्वेक हैं वो आए थे। तो हमारा जो हिमालयन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। स्टिल एक्टिव होने की वजह से स्टिल जो इंडियन प्लेट है उसके द्वारा यूरेशियन प्लेट को पुश करने की वजह से, कि जो आप यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर इसके बारे में रीड करोगे कि इंडियन प्लेट स्टिल यहाँ पे जो हमारा यूरेशियन प्लेट है उसको पुश कर रहा है, उसकी वजह से ये एरिया जो है हमारा हिमालयन स्टेट्स का वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेपाल के अंदर अर्थक्वेक का सिचुएशन आया। दूसरा यहाँ पे एक रीजन माना गया है रेनफॉल को कि टू मच रेनफॉल का होना। बट आईएमडी के द्वारा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो लहोनक जो लेक है उसका जो यहाँ पे
मीन सी लेवल से जो हाइट है वो 5000 से अबाउ है। तो 5000 से अबाउ हाइट होने की वजह से आईएमडी के द्वारा वहाँ पे जो रेनफॉल है उसको यहाँ पे कैप्चर नहीं किया जा सकता है, उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है आईएमडी के द्वारा, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे मेन रीजंस माने गए हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जो ये फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ, काफ़ी कुछ डिजास्टर है वो वहाँ पे क्रिएट हुआ है। आप देखिए कि आर्मी के कुछ पर्सनस हैं उनका भी वहाँ पे डेथ है वो हुआ है, इस फ्लड की सिचुएशन के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डैमेज हुआ। आपको यहाँ पे कुछ रीडिंग जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। एक तो CDRI के बारे में आप रीड करना, जो CDRI है उसके बारे में, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, वो भी डिजास्टर के रिगार्डिंग में ही है। डिजास्टर रिस्क को कैसे रिडक्शन करना है, सेंडाई फ्रेमवर्क, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इससे पहले भी इंडिया के अंदर जो ग्लेशियर लेक्स के अंदर आउटब्रस्ट का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जैसे कि जम्मू के अंदर हुआ था जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश एरिया, जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है वहाँ पे क्रिएट हुआ। उसके बाद में हिमाचल के अंदर जो कन्नूर है, हिमाचल के अंदर जो कन्नूर है जिसको इंडिया का एक स्कॉटलैंड के रूप से हम जानते हैं, तो कन्नूर के अंदर भी बेसिकली वहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट की वजह से फ्लड है जो क्रिएट हुआ 2013 के अंदर। जो केदारनाथ है वहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हुई। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिजिटल इंडिया एक्ट के बारे में, है कि जो डिजिटल इंडिया एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट समय में पास किया गया, जिसके थ्रू हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसको ये रिप्लेस करेगा। तो स्टूडेंट्स क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इसको रिप्लेस किया गया, क्या पॉजिटिव आउटकम है और क्या जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं डिजिटल इंडिया एक्ट के बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का जब आया था, तो हमारे यहाँ पे हार्डली जो 50 मिलियंस के आसपास जो पर्सन्स है वो इंटरनेट यूज़र हुआ करते थे। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें 850 जो मिलियन यूजर्स हैं वो यहाँ पे इंटरनेट के यूज़र हैं। तो यूज़र्स के अंदर में चेंज आया है, तो साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में जो नया एक्ट है वो लाना ज़रूरी था, क्योंकि समय समय पे जो कानून है उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर समय नए नए जो कंसर्न्स है वो रेज होते हैं हर एक डोमेन के अंदर में। आप देखिए कि ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट के लिए भी जो ऑनलाइन सेफ्टी है, ऑनलाइन जो सेफ्टी है उसके ट्रस्ट के रिगार्डिंग में भी ये इम्पोर्टेंट है कि ऑनलाइन सेफ्टी को ये प्रमोट कर सके, ट्रस्ट यहाँ पे डेवलप कर सके ऑनलाइन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इमर्ज हुई हैं। नई टेक्नोलॉजी आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे इमर्ज होना, जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो इस ब्लॉक चेन का जो कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसी जो नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इमर्ज हुई हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सबको कंडक्ट करने के लिए इन सबको जो समझना है वो ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे जो साइबर फ्रॉड हैं, साइबर जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करने के लिए जो नया कानून है वो ज़रूरी था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो ओपन इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है, डेट इस्टेब्लिश द बैलेंस बिटवीन द एक्सेसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सेसिबिलिटी प्लस में अगर हम बात करें जो रेगुलेशन है, एक्सेसिबिलिटी प्लस में रेगुलेशन, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे बैलेंस को इस्टेब्लिश कर सके, ऐसे एक नए कानून का भी ज़रूरत था। इस वजह से इस कानून को लाया गया, डिजिटल इंडिया एक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ कंसर्न्स के बारे में, जो कंसर्न्स यहाँ पे रेज किए गए हैं, कंसर्न्स है कि इनोवेशन एंड बिजनेस को ये हार्म करेगा। इनोवेशन एंड बिजनेस को कैसे हार्म करेगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी है, इनके पर्सपेक्टिव में ये इनोवेशन एंड बिजनेस है, इनके थ्रू जो इनोवेशन बिजनेस किया जाता है उसको रेगुलेट करने की वजह से उसको ये हार्म कर सकता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए गए हैं यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग में। जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर जो रेगुलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो कंसर्न रेज किया गया कि इनोवेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उन दोनों को ये हार्म कर सकता है डिजिटल इंडिया एक्ट। इसके अलावा स्टूडेंट जो साइबर सेफ हार्बर का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो एक सर्विलेंस का जो क्वेश्चन है उसको रेज करता है। दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल इंडिया एक्ट। जो प्रेजेंट समय में यूजर्स का जो संख्या है वो चेंज होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो पर कैपिटा पर्सन्स, आपको मोबाइल का अवेलेबिलिटी आप देखिए, तो इस वजह से यहाँ पे जो नया कानून है वो लाया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन का नाम है बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन को इंडिया के द्वारा साइन और रेटिफाइड नहीं किया गया है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा लाया गया था।
एक इसके अलावा G20 का जब मीटिंग जापान के अंदर हुआ था, G20 का जो मीटिंग है जापान के अंदर हुआ 2020 के समय, तो उस समय में स्टूडेंट्स एक कानून है वो पास किया गया था। कानून के नाम के बारे में अगर हम बात करें, वहाँ पे बेसिकली एक डिक्लेरेशन पास किया गया था, कानून तो नहीं, उसको बोलते हैं ओसाका फ्री फ्लो डाटा का जो फ्री फ्लो डाटा विद द ट्रस्ट, फ्री फ्लो ऑफ डाटा विद द ट्रस्ट, ओसाका डिक्लेरेशन का वो पार्ट है। ओसाका कहाँ है? जापान के अंदर में। जो G20 का मीटिंग का एक डिक्लेरेशन है इंटरनेट के रिगार्डिंग में ही, कि जो डाटा है उसका फ्री फ्लो हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। जैसे इंडिया के अंदर कोई डाटा यूज किया गया, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसका फ्री फ्लो हो, जापान भी उसका एक्सेस कर सके। और यही बुडापेस्ट कन्वेंशन का पार्ट था जो साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में है। तो दोनों इंडिया के द्वारा दोनों को ही रिजेक्ट किया गया है। इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी का वायलेशन माना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इंडिया की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे गेन कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो सॉवरेनिटी है उसका वायलेशन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कल का जो दिन है 8 जो अक्टूबर का जो दिन है वो एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 1932 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था एयरफोर्स को। और इंडिया का आफ्टर द इंडिपेंडेंस काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेशंस है जिसके अंदर इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। चाहे 1965 वॉर का समय हो, 1947 का समय हो जब कश्मीर का जो वॉर का सिचुएशन था, 1965 जो पाकिस्तान के साथ वॉर है उसका सिचुएशन हो। इसके अलावा आप देखिए 71 वॉर है। 99 के समय जो एयरफोर्स का यूज़ है काफ़ी लेट किया गया, स्टूडेंट्स इनिशियल फेज के अंदर नहीं किया गया था। तो एयरफोर्स का जो रोल है 99 का वॉर के समय भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और प्रेजेंट समय में जो हमारे यहाँ पे कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं उसके अंदर भी एयरफोर्स का रोल आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक इम्पोर्टेंट हमारे डिफेंस फोर्सेज का एक इम्पोर्टेंट विंग है। यहाँ पे एक इनकी रिगार्डिंग में कुछ नया है जो लॉन्च किया गया है। जो इनका जो परेड था, एनिवर्सरी का जो परेड है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ स्टूडेंट? प्रयागराज के अंदर जो संगम का एरिया है 3 नदियों का, वहाँ पे उसको बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था। एयरफोर्स का जो नया लोगो टाइप जो लॉन्च किया गया है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सत्यमेव जयते है वो वहाँ पे लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर में। एक बार यूपीएससी के द्वारा 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते जो वर्ड हमको देखने के लिए मिलता है नेशनल एम्बलम के नीचे में, तो वो वर्ड है जो बेसिकली कहाँ पे मेंशन किया गया है, इसका जो रेफरेंस है वो कहाँ पे मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मुंडकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद है, उसके मुंडक उपनिषद जो हमारा है जो 108 आपको उपनिषद देखने के लिए मिलते हैं। तो उपनिषद के अंदर में जो उपनिषद है उसके अंदर में इसको मेंशन किया गया है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये 108 उपनिषद है, इसका मेन पर्पज ये है कि गुरु है, जो गुरु है उसके पास बैठ के शिष्य के द्वारा, जो गुरु का क्लोजनेस है शिष्य के द्वारा, जो यहाँ पे ओरल जो इनको अनाउंस किया गया, उनको 108 जो उपनिषद है वो लिखे गए हैं। ये हमने एंशिएंट लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में भी इनको रीड किया था। दिस इज ऑल अबाउट द सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद के अंदर में मेंशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आदित्य मिशन जो हमारे L1 जो जगह है सूरज और धरती के बीच में, ये हमारा अर्थ है। सपोज कीजिए ये अर्थ है, ये सूरज है, सन है, यहाँ पे जाएगा आदित्य L1 मिशन। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? L1 पॉइंट है। तो ये बेसिकली जो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसका 1% एरिया है। ये बेसिकली कितना है? 1% एरिया है। 2 सितंबर के दिन हमने इसको लॉन्च किया था। इसका जो ट्रेजेक्ट्री है, आदित्य L1 मिशन का जो ट्रेजेक्ट्री है उसको करेक्ट करने के रिगार्डिंग में एक ट्रेजेक्ट्री का जो टेस्ट है परफॉर्मेंस वहाँ पे किया गया है। इसका ट्रेजेक्ट्री सही से रहे, 16 सेकंड का ये टेस्ट था। तो बेसिकली आदित्य L1 मिशन के बारे में है। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। हमारा जो आंध्र प्रदेश का रीजन है वहाँ पे कौन सी लेक है स्टूडेंट? पुलिकेट लेक। पुलिकेट लेक, पुलिकेट लेक का आपको पता होना चाहिए 96% आंध्रा में है, 4% किसके पास है? तमिलनाडु के पास में है, तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु। और यहाँ पे जो एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम है श्रीहरिकोटा, जहाँ से हमारा आदित्य L1 मिशन है उसको लॉन्च किया गया है। स्टूडेंट नेशनल जो करिकुलम है, फ्रेमवर्क NCF है, जो बेसिकली एजुकेशन के रिगार्डिंग में है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के रिगार्डिंग में ये न्यूज़ था कि अपना जो बोर्ड एग्जाम है 2 साल में एक बार कभी भी दे सकते हैं स्टूडेंट 10th एंड 12th के पर्सपेक्टिव में। तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को यहाँ पे काफ़ी सारा जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया गया है 2020 का, ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। 3rd एजुकेशन पॉलिसी है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आप देखिए उससे पहले DS कोठारी है 1986 के अंदर है
सेकंड जो पॉलिसी जिसको 92 में अमेंड भी किया गया, और ये थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है पुलिस के रिगार्डिंग में, उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन सही से की जा सके, जो एविडेंस है उसका सही से कलेक्शन हो, तो यहाँ पे जो क्रिमिनल जो पर्सन्स हैं उनको बेसिकली अच्छे से कन्विक्ट है वो किया जा सकता है। बेसिकली एक केस के रिगार्डिंग में है, कुछ पर्सन्स के द्वारा 2013 के समय कुछ यहाँ पे जो क्राइम है वो कंडक्ट किया गया। क्राइम के अंदर जो एविडेंस है वो अच्छे से यहाँ पे पुलिस के द्वारा कलेक्ट नहीं किए गए, और स्टूडेंट्स आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट उन पर्सन्स को यहाँ पे कन्विक्ट है वो नहीं कर सकता अब, क्योंकि एविडेंस नहीं है। विदाउट एविडेंस के बेस पे आप उस किसी भी पर्सन को सही से यहाँ पे जो कन्विक्ट है वो नहीं कर सकते। एविडेंस कलेक्शन का जो काम है वो इनिशियल फेज के अंदर में, सपोज कीजिए कहीं पे भी क्राइम होता है तो इनिशियल फेज के अंदर जो एविडेंस कलेक्शन का जो काम है वो किसके पास होगा, वहाँ पे जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसी के पास है। और विद इन द 24 आवर्स अगर वहाँ पे जो क्राइम सीन है उसको अगर यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया गया है, क्राइम सीन को अगर डिस्टर्ब कर दिया गया है, तो स्टूडेंट्स जो एविडेंस कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसके बाद में। और एविडेंस को अगर सही से कलेक्ट नहीं किया गया है तो बेसिकली उनको पर्सन्स को यहाँ पे कन्विक्ट कराना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट ढोल के बारे में है। ढोल क्या है? ढोल बेसिकली हमारा जो वाइल्ड डॉग हैं, एशियाटिक वाइल्ड डॉग हैं, उनको हम किसके नाम से जानते हैं? ढोल के नाम से या धोल के नाम से इनको जानते हैं। स्टूडेंट्स एशियाटिक वाइल्ड डॉग के रिगार्डिंग एक स्टडी है वो कंडक्ट की गई। स्टडी कहाँ पे कंडक्ट की गई? मानस नेशनल पार्क के अंदर कंडक्ट की गई। एशियाटिक जो वाइल्ड डॉग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये निकल के आया कि जो टाइगर हैं ऐसा सोचा गया था, ऐसा थ्योरी माना गया था पहले कि टाइगर और डॉग्स हैं जो आपस में एक दूसरे के जो राइवलरी होंगे, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते होंगे, बट इनका जो कोएग्जिस्टेंस है वो सामने आया है कि एक दूसरे के साथ ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। इवन इनका जो डेली एक्टिविटी है वो यहाँ पे जो लियोपार्ड है उसके साथ में इसका जो डेली एक्टिविटी है उसका एग्जिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मानस नेशनल पार्क के अंदर में, जो स्टडी के अंदर में सामने आया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमारे जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग हैं उनके बारे में, इनका जो IUCN स्टेटस है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। IUCN स्टेटस इनका है एंडेंजर्ड, और इसके अलावा इनका जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है पिछले कुछ समय में। उसके बिहाइंड के रीज़न ये हैं कि इनका प्रे बेस कम होना, यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके पेरीफेरी में ह्यूमंस के जो सेटलमेंट्स हैं उनके द्वारा इनके ऊपर अटैक किया जाना, क्योंकि कभी ये बाहर की तरफ जाएंगे या ह्यूमंस इस प्रोटेक्टेड एरिया की तरफ आएंगे तो उस समय जो अटैक है वो किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द ढोल। जो मानस नेशनल पार्क में एक स्टडी है उसको कंडक्ट किया गया ढोल के बारे में। एशियाटिक वाइल्ड डॉग के बारे में IUCN स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मानस नेशनल पार्क के बारे में, तो सपोज करना कि स्टूडेंट्स ये हमारे यहाँ पे आसाम का मैप है, सपोज करना ये आसाम का मैप है, नहीं आप जाके सही से प्रैक्टिस करना इसके बारे में। एटलस के अंदर में आसाम का जो कंप्लीट मैप है, कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। आसाम के अंदर टोटल 7 नेशनल पार्क हैं स्टूडेंट्स, 7 नेशनल पार्क हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्टर्न पार्ट की, तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? रायमोना नेशनल पार्क है। यहाँ पे जो नेशनल पार्क है जिसके अंदर ये स्टडी को कंडक्ट किया गया, और ये बेसिकली आपको ब्रह्मपुत्र रिवर देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसका नाम है बेसिकली मानस नेशनल पार्क, जिसके अंदर इस स्टडी को कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ओरांग नामेरी, यहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स। ओरांग है, यहाँ पे नामेरी है, यहाँ पे जो है काजीरंगा है, यहाँ पे काजीरंगा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 2 एरिया देखने के लिए मिलते हैं, 2 नेशनल पार्क जो देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम है स्टूडेंट्स, एक तो है डिब्रू सिकोवा, और जो ईस्टर्न साइड के अंदर है वो है दिहिंग पटकाई। तो हो सकता है आपसे कभी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कोई प्रोटेक्टेड एरिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आपको यहाँ पे मानस के बारे में पता होना चाहिए कि मानस अपना जो एरिया है वो रॉयल मानस के साथ में शेयर करता है। सपोज कीजिए ये मानस नेशनल पार्क है, मानस है, यहाँ पे इंडिया का बाउंड्री है, और इस तरफ कौन है? भूटान। तो भूटान का जो रॉयल मानस है उसके साथ में अपना एरिया शेयर करता है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क स्टूडेंट्स यूनेस्को का जो यहाँ पे हेरिटेज साइट है, यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट है उसके अंडर भी इसको प्रोटेक्ट किया गया है। दिस इज ऑल अबाउट द मानस नेशनल पार्क। जो मानस नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये हमारे आसाम का जो
प्रोटेक्टेड एरिया है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है सिसा पांगमा नाम का एक माउंटेन है जो बेसिकली तिब्बत के अंदर और नेपाल के पास का एरिया है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। वहाँ पे एवलेंच का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ और ट्रैकिंग के लिए 2 पर्सन्स वहाँ पे गए हुए थे, उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। तो स्टूडेंट्स ऐसी ही एक न्यूज़ है डेथ के रिगार्डिंग में। 1996 के समय एक पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इनके बारे में आप रीड करना कभी। नाम है स्टूडेंट्स रोब होल। रोब होल जो पर्सन है ये न्यूजीलैंड के हैं। इनके द्वारा जो 7 समिट है वो की गई थी। 7 समिट बेसिकली क्या होती हैं कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर में जो हाईएस्ट पीक है, जैसे कि हमने अफ्रीका के बारे में देखा कि माउंट किलिमंजारो जो वहाँ का हाईएस्ट पीक है, तो हाईएस्ट पीक के अंदर इनके द्वारा जो माउंटेनिंग है, जो ट्रैकिंग है वो इनके द्वारा किया गया था। ये 96 के समय एवरेस्ट के लिए जाते हैं अपना एक टीम को लेके। इनके द्वारा एक ट्रैवल जो ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उसको क्रिएट किया गया था। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो रोब होल हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ था, वहाँ पे एवलेंचे का सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से। इनके बारे में आप रीड करना। इनसे रिलेटेड एक मूवी भी है जो आपको हॉलीवुड का मूवी देखने के लिए मिलेगा, एवरेस्ट नाम से एक मूवी है इनका, रोब होल का। एवरेस्ट का हाइट कितना है स्टूडेंट्स? 8848 उसका हाइट है। प्रेजेंट समय में ये हाइट है वो चेंज हुआ है, 8853 उसका मीटर हाइट उसका यहाँ पे प्रेजेंट समय में। उसके बिहाइंड के रीजन भी यही है कि इंडियन प्लेट है वो एक्टिव है, वो कंटिन्यूस पुश करने की वजह से या इसका जो हाइट है वो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो एक नई माउंटेन है तिब्बत के अंदर में, उस माउंटेन के अंदर में ये सिचुएशन क्रिएट हुई। 2 माउंटेनियर्स हैं जो ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, उनका डेथ हुआ है। नेक्स्ट न्यूज म्यांमार के बारे में है। म्यांमार की जो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हुआ करते थे, नोबल ल्यूरेट हैं आंग सान सू की, उनको यहाँ पे बेसिकली अरेस्ट किया गया था 2021 के समय वहाँ की आर्मी के द्वारा। इनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस फाइल किए गए, जो अपील फाइल की गई इनके अगेंस्ट में, जो केस है उसके अगेंस्ट में, तो उनको रिजेक्ट किया गया है। तो आंग सान सू की म्यांमार से रिलेटेड है, इनको नोबल पीस प्राइज दिया गया था। बट स्टूडेंट्स जब म्यांमार के अंदर में जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ तो उस समय में इनके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी एक्शंस है वो नहीं लिए गए। उस समय ये पावर के अंदर भी हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो इजराइल के बारे में हमने डिस्कस किया, तो यूएस के द्वारा जो सपोर्ट है वो सेंड किया गया है इजराइल को। ईरान के द्वारा यहाँ पे बेसिकली हमास के जो एक्शंस है, जो ऑटोनोमस जो पैलेस्टाइन रीजन है उसका जो सेल्फ डिफेंस है उसको प्रेज किया गया है ईरान के द्वारा। और आप देखिए कि इजिप्ट के अंदर में बेसिकली यहाँ पे जो 2 इजराइल टूरिस्ट है उनका यहाँ पे डेथ हुआ है, किसी पुलिस पर्सन्स के द्वारा यहाँ पे जो अटैक है वो किया गया। अब देखिए कि 1973 का जो यंग पो वॉर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स जो 1973 का वॉर है उसी के 50 ईयर्स का एनिवर्सरी होने वाला था और हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया। इजराइल के बारे में हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है कि यहाँ पे जो है गाजा का रीजन है जहाँ पे हमास का जो इलीगल जो सेटलमेंट है आपको देखने के लिए मिलता है, ये वेस्ट बैंक का एरिया है, यहाँ पे जेरूसलेम सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 71 का जो वॉर हुआ जिसके अंदर सनाई पेनिनसुला है उसको रिटर्न कर दिया गया था 1978 के समय में इजराइल के द्वारा। जो वहाँ पे डेविड कैंप का जो यहाँ पे नेगोशिएशंस होते हैं, यहाँ पे जो हाइट है गोलन हाइट्स उसको रिटर्न नहीं किया गया था सीरिया को। तो स्टूडेंट्स आपको ये एक बात पता होना चाहिए कि इजिप्ट बेसिकली वो कंट्री है 78 के समय फर्स्ट अरब कंट्री है जिसके द्वारा इजराइल को रिकॉग्नाइज किया गया था। इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब स्टार्ट हुए इजराइल के अंदर में? 1992 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है हैरात। हैरात के अंदर बेसिकली वहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से 2000 के आसपास जो पर्सनस हैं उनका डेथ हुआ है। सपोज कीजिए ये क्या है, अफगानिस्तान है। तो यहाँ पे जो हैरात है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे क्या है, मज़ार शरीफ है, यहाँ पे काबुल है और यहाँ पे क्या है, कंदार है। इसका जो मैप है मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। यहाँ की जो लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। जो बोमियान बुद्धिज्म के बारे में हम रीड करते हैं वो स्टैचू बेसिकली यहाँ पे हुआ करता था जहाँ पे कॉपर का जो माइंस हैं। दिस इज ऑल अबाउट द अर्थक्वेक। हैरात के अंदर अर्थक्वेक आया, 2000 लोगों को वहाँ पे डेथ हुआ है अफगानिस्तान के अंदर में। नेक्स्ट स्टूडेंट, तालिबान पावर के अंदर है। इनके द्वारा वेना के अंदर में और लंदन के अंदर इनका जो एम्बेसी हुआ करता था उसको यहाँ पे क्लोज किया गया है कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो तालिबान इज टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपेरेंसी कि वहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से एम्बेसी को क्लोज किया गया है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्राज़ील का एक लेक है जिसके बारे में बताया गया है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील के अंदर ड्रोट का सिचुएशन होने की वजह से ये देखिए कि बेसिकली ये एक चैनल हुआ करता था जिसके अंदर पानी हुआ करता था कभी, अब ड्रोट की वजह से कम्प्लीटली ड्राई हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे कीट पतंगे होते हैं, जो क्रिकेट्स हैं, ये सब होते हैं, इनका जो साउंड है उसके यूज़ के बारे में बात की गई है साइंस के पेज के ऊपर में कि इनके द्वारा जो साउंड है उसको यूज़ किया जाता है। साउंड को बेसिकली किस तरीके से अपना जो अपोजिट इनका जो पर्सन्स हैं, जो इनके उनको बेसिकली एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करने के रिगार्डिंग में, और साउंड जब यहाँ पे जो कोई भी जो इनके ऊपर जो अटैक करने वाला जो पर्सन है उसकी साउंड के पर्सपेक्टिव में ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो साउंड है उसके यूज़ की बात की गई है कि ये जो हमारे जो कीट पतंगे हैं इनके द्वारा यूज़ किया जाता है। इस साउंड को जो नाम दिया गया है जिसके बेसिस पे ये एक्शंस करते हैं उसको फोनोटैक्सिस का नाम दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये बेसिकली आज का इन्फॉर्मेशन था जो भी हमने डिस्कस किया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन इन्फॉर्मेशंस के बारे में, इलेक्शन हो, सीबीआई के बारे में हो, सीबीआई के जो आपको जो सिलेक्शन जो कमेटी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो उसके अंदर पीएम होते हैं। पीएम के अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन है और सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है। 2 साल का जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है उसकी यहाँ पे बात की गई है, सीबीआई डायरेक्टर को 2 साल का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।